Hi everyone, welcome to our YouTube class. I am Khushi, your paper 1 educator for UGC NET category. So today we are going to discuss mathematical reasoning और mathematical reasoning से related कुछ PYQ solve करने वाले हैं. So let's begin our today's class. For more updates, you can join our Telegram channel, Everything About Sociology, for the updates of our free classes, free PDFs, and the links of our all the free classes as well. So first question, find the missing number in the series. So let's solve this. So first है 2, then 6. So the difference is of 4. 6 और 12 के बीच में फिर डिफरेंस आता है 6 का. एंड 12 to 20 के बीच में डिफरेंस है 8 का. 20 to 30 अगेन 10. सो ऐसा कुछ डिफरेंस हो रहा है 4, 6, 8, then 10. ओके, सो नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है 12. सो 30 प्लस 12 कर देंगे. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 42. ओके, या दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 4, 18, 48, 100, 180. Okay, it is little bit tough. So देखो 4 is 2 का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 18, देन ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2. 9 इंटू 2 18. नेक्स्ट 4 का स्क्वायर इंटू 2, no, into 3. Okay, into 3. 4 square 16 and 16 into 3 is equals to 48. Now next ऐसे ही करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 4. ओके, तो 100. सिमिलरली 6 का स्क्वायर इंटू 5 कर लेंगे तो 180 आ जाएगा. तो नेक्स्ट होगा हमारा 7 का स्क्वायर इंटू 6. ओके, सो करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 49 इंटू 6. सो इट मे बी 294. या इट्स 294. नेक्स्ट, इफ टीचर इज कोडेड एज दिस देन स्टूडेंट शुड बी कोडेड एज. तो देखो पहले क्या करते हैं कि जो भी कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि अल्फाबेट्स को पहले अपने नंबर असाइन कर देते हैं. जैसे ई का है 5, ए का 1, सी का 3, इस टाइप से. और सामने वाले ऑपोजिट्स में भी नंबर हम लोग एक बार दे देते हैं. फिर और इसको सॉल्व करने की करते हैं. जैसे टी और वी मैच करने की करते हैं तो उनका +2 का बन रहा है. ई और जी के बीच में भी +2 का बन रहा है. ई ए और सी के बीच में भी +2 का डिफरेंस आ रहा है. तो सिमिलरली हमको लग रहा है कि सारे अल्फाबेट्स, इसी तरह हम सारे अल्फाबेट्स का भी चेक करेंगे और सारे अल्फाबेट्स में +2 का ही डिफरेंस आ रहा है. तो S +2 विल बी U, T +2 विल बी V. ओके, और फिर क्या करना है, हमें साथ ही साथ ऑप्शन से भी टैली करते चलना है. तो अभी जैसे U V देखते ही आंसर डायरेक्ट आ गया है कि यही होगा. ओके, सो पूरा सॉल्व करने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है. जब तक अल्फाबेट आपको क्रॉस चेक नहीं हो जाता है या डिफरेंट नहीं आ जाता है तब तक किया एंड दैट्स इनफ. इससे क्या टाइम सेव होता है. ओके, नेक्स्ट, इफ कैट इज कोडेड एज DBU देन डॉग इज कोडेड एज. सो देखो इसमें +1 का ही डिफरेंस नजर आ रहा है. CDABTU. ओके, तो D का भी क्या होगा E, O का P. ओके, सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if 3 plus 4 is equals to 25, 5 plus 6 is equals to 61, 7 plus 8 will be. तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 plus 4. ओके, 3 का स्क्वायर तो 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. ओके,
तो आंसर होता है 25। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 and 6 square is 36. So 25 plus 36 will make 61. 7 square plus 8 square. So that means 49 plus 8 का square 64. So that will end up in 113. Okay. Yeah. The present age of A is twice the age of B. After 10 years, their age will be in the ratio of 3:2. What is A's present age? Okay. तो let B's age be, B की एज को हम लोग X मान लेते हैं. Okay. B की एज को X मान लेते हैं. तो A की एज क्या होगी? 2x. A is equals to 2x. Okay. 10 years after, यानी A plus 10 upon B plus 10 will make 3/2. ओके. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो A की जगह है यहाँ हम लोग 2x लिख देंगे और B की जगह हम लोग x लिख देंगे. सो 2 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उसके बाद आएगा, क्योंकि A की वैल्यू 2x है तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं. 4x plus 20 will be equal to 3x, क्योंकि B की वैल्यू सिर्फ x है. 3x plus 30. ओके. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि A की जो एज है वो क्या है. ओके. सो आपका आंसर होगा 20. आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60. ओके. तो फादर की एज को हम F मान लेते हैं और सन की एज को हम लोग S मान लेते हैं. ओके. और इनका जो सम है वो क्या है? एजेस का 60 एट प्रेजेंट. आफ्टर 5 years, father will be the 3 times the age of the son. तो 5 years बाद में, so F plus 5 will be equal to 3 times. अब सन की एज होगी अगेन S plus 5. फिर जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है इससे हम लोग क्या करेंगे, F की वैल्यू फाइंड करेंगे. F की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे. F will be equal to 60 minus S. ओके. तो ये जो F की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. minus S plus 5 will be equal to 3S plus 15. ओके. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके. सो द आंसर विल बी 48.
नेक्स्ट, A is 5 years older than B. तो जैसे जैसे ये इक्वेशन लैंग्वेज आती है, आप रीड करते वैसे वैसे इक्वेशन साथ साथ में फ्रेम करते जाइए, ताकि आपको क्या है क्वेश्चन बेटर समझ आ जाए. Is 5 years older than B, then A is equals to B plus 5. B is the twice the age of C. तो B is equals to 2C. ओके, और C की जो एज है वो 10 है. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड कि A की क्या एज है. तो C की एज अगर 10 है तो B की एज ऑटोमेटिकली 20 हो गई, और 20 हो गई B की वैल्यू, तो 20 प्लस 5 A विल बी 25. ओके, यस. नेक्स्ट, A can complete a work in 10 days, B can complete a work in 15 days. A जो एक काम करता है उसको काम करने में 10 दिन लगाता है, B वही काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगाता है. दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं. फिर क्या होता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days. 3 दिन तक वो दोनों साथ में काम करते हैं. फिर A अकेला ही काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना है. तो इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. इसका फास्ट ट्रिक है सॉल्व करने का. A और B, ओके. अब इनका कितने डेज लगाते हैं ये वर्क करने में, 10, एंड B का है 15. अब क्या करेंगे, हम इनका एक एलसीएम लेंगे. एलसीएम इन दोनों का आता है 30. ओके, एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम से इनको डिवाइड करेंगे, इसको और 30 से इसको. तो हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो आएगा 3 और 2. 3 और 2 क्या डिनोट करता है कि 30 तो टोटल वर्क है, ठीक है, 30 तो टोटल वर्क है. अब ये 3 और 2 ये डिनोट करता है कि A जो है वो एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, वहीं B जो है वो एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है. सो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5. ओके, अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है तो हमारे पास जो टोटल काम है 30, वो कितने दिन में होगा, तो 30. ओके, क्वेश्चन क्या है कि 3 दिन तक ये लोग साथ में काम करते हैं. तो 3 दिन तक तो ये साथ में काम करते हैं, तो एक दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो 3 दिन में कितने काम होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. वेट अ मिनट. ओके, सो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 3 दिन में कितना काम हुआ, पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे. तो 3 दिन में 15 काम तो ऑलरेडी हो चुका है. अब पीछे बचा 15 काम A को अकेले को करना है. ओके, तो पीछे बचा 15 काम. अब 15 काम A को अकेले में करना है, और A जबकि एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम वो कितने दिन में करेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर विल बी 5. तो A को और 5 दिन लगेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि A को 5 डेज और लगेंगे रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में. यस, 5 इज द करेक्ट आंसर. 5 डेज ज्यादा लगेंगे. 2 person A and B can do a work in 12 days and 18 days respectively. ठीक है, they start together but A leaves after 4 days. In how many more days B will finish the work? ये भी सेम वही क्वेश्चन है, उसी की तरह ही. तो उसी की तरह हम लोग टेबल बना देंगे. 12, 18. अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36. फिर हम लोग फाइंड करेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं. तो A जो है वो 3 काम करता है, वहीं 18 है वो एक दिन में 2 काम करता है. तो टोटल काम हो गए 5. एक दिन में 5 काम कंप्लीट हो रहे हैं. ओके, दे स्टार्ट टुगेदर. अब एक स्टार्ट करते हैं, दोनों साथ में ही काम करना स्टार्ट करते हैं, और 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. तो टोटल 4 दिन में 20 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं.
अब रिमेनिंग 16 काम जो बी को अकेले करना है, और बी टोटल रिमेनिंग कितने काम पड़े हैं, 16 काम पड़े हैं। 36 माइनस 20 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 काम बी को करने हैं, जबकि बी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 16 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल 8। सो बी को अकेले काम फिनिश करने में और 8 दिन लगने वाले हैं। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर कि 8 डेज लगेंगे। नेक्स्ट, ये स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है। अ ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि आपको जो क्वेश्चन में सारी यूनिट्स दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, बट आपको ऑप्शंस में सारी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो इस मीटर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 150 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ओके। और टाइम दे रखा है 15 सेकेंड्स, तो 15 को सेकेंड्स को हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आर में कन्वर्ट हो गया। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, अब स्पीड फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। ये फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस हम लोग क्या रखेंगे, ये जो ट्रेन की जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। सो 15 डिवाइडेड बाय 1000 अब टाइम क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो टाइम जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके 15 तो नीचे आ जाएगा और 3600 ऊपर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ऐसे कट करके, ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 36 मीटर पर आवर, ओके, क्योंकि ये हमारा 36 पीछे रह गया है। यस, नेक्स्ट, A can do a piece of work in 20 days, B in 30 days. They work alternatively starting with A. In how many days will the work be completed? Okay. ये वर्क का क्वेश्चन है, बट और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये अल्टरनेटिव डेज पर वर्क करते हैं, ओके। सो इसको जब करेंगे तो इसका भी सेम वैसे ही टेबल बनेगी, 20, 30, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, तो एक दिन में कितना टोटल का वर्क कितना है, 60। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है, ए करता है 3 और बी करता है 2, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं, दे वर्क अल्टरनेटिवली, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 वर्क्स 2 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, तो टोटल वर्क कितने हैं, 60। So 60 multiply by 2 and divided by 5. So 60 into 2 divided by 5. So इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 डेज, ओके। सो इसका आंसर आएगा 24 डेज, कि 24 डेज में ए और बी अल्टरनेटिवली काम कर काम को कंप्लीट कर देंगे। A trader marks his goods 25% above the cost price and gives 10% discount, तो गेन परसेंट कितना है या प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब क्या करते हैं, जो ये मार्क्ड प्राइस है इसी को हम लोग क्या करते हैं, सीपी लेकर चलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सीपी लेकर चलते हैं। तो मार्क्स हिज गुड्स एज 25% अबव, अच्छा ओके, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गेन दिस मच, ओके। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीपी को हम लोग मान लेते हैं 100, ओके। सीपी को हम लोग मान लेते हैं 100,
तो सीपी को 100 मान लेंगे, तो उस हिसाब से हमारी जो एमआरपी है वो बन जाएगी, क्योंकि 25% अबव किया है मार्क्ड प्राइस को, तो हमारी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी 125। अब डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, तो 10% डिस्काउंट दिया है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ एमआरपी। एमआरपी से हम लोग 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ना कि सीपी से। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सीपी से 10% डिस्काउंट को समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के बेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, इसको पूरा 5/4, और लास्ट में आ जाएगा आंसर 12.5। 12.5 यानी डिस्काउंट का जो अमाउंट था वो था 12.5 रुपीज। ओके, 12.5 रुपए उसने लेस करके दिए। तो अब बताना है कि उसका गेन परसेंटेज कितना था। पर ये याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर कैलकुलेट होता है, वहीं जो गेन परसेंटेज है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो उसने 12.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस से, तो क्योंकि हमारी जो सीपी थी वो 100 थी, तो हमारी एसपी जो है वो क्या हो गई है, हमारी एसपी हो गई है 112.5। ओके, और जो सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस है वही क्या है, गेन। सो गेन हुआ है हमें अगेन 12.5% रुपीज का। तो जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो भी 12.5% ही होगा, क्योंकि हमने जो हमारी सीपी है वो 100 बेस वैल्यू ली है। ओके, या नाउ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000. After giving 20% discount, the shopkeeper still gains 25%. So CP identify हमें करनी है। So marked price क्या है 1000, और आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, सो 20% डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 20% ऑफ 1000। तो 20% ऑफ 1000 कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो टोटल उसने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब मार्क्ड प्राइस क्या थी 1000, डिस्काउंट दे दिया उसने 200 रुपए का, तो हमारी जो एसपी है वो क्या हो गई, एसपी क्या हो गई 800। ओके, ये हमारी एसपी आ गई। अब क्या कह रहा है, द शॉपकीपर स्टिल गेन्स 25%, तो 25% स्टिल गेन किया है, तो अब उसका क्या होगा, हम कॉस्ट प्राइस को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को, जो कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है उसके डिफरेंस से ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो गेन हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे 125% गेन हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी एंड इज इक्वल्स टू 800। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/4, और अब क्या करोगे, 4 यहाँ पे वापस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपको अपना आंसर मिल जाएगा 160, and 160 into 4 will be your answer, that is 640. Okay, yes, 640 is your answer. An article is bought for rupees 500 and sold at 575. Profit percent calculate करना है। Very easy question. सामने दिख रहा है कि CP जो है वो 500 है, SP है हमारी 575,
तो प्रॉफिट कितना हो गया 75। प्रॉफिट क्या होता है सीपी और एसपी का डिफरेंस। अब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय सीपी। तो सीपी क्या है हमारी 500। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15%। Yes, a shopkeeper gives 10% discount on MRP of 800. The selling price is okay. Again, very easy question. So 10% आप किसका कैलकुलेट करोगे मार्क्ड प्राइस की बेस वैल्यू पर। 10% of 800 will be I guess 80 रुपीज। ठीक है, तो 80 रुपीज क्या किया है उसने डिस्काउंट दिया है। अब 80 रुपीज डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी एसपी। एसपी क्या होगी एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो एसपी हो जाएगी हमारी 720 रुपीज। तो 720 रुपीज ही हमें आइडेंटिफाई करना था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A shopkeeper sells 2 items at rupees 500 each. One he gains 20% and on another he loses 20%. So the overall result will be। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करते हैं एक आइटम x लेते हैं, उस x आइटम की हम सीपी भी x ही मान लेते हैं और उसकी एसपी क्या है 500 है, पर इसमें इसने 20% गेन किया है। तो क्या करेंगे 120%, क्योंकि गेन हो रहा है तो 120% लिखेंगे ऑफ x विल बी 500, क्योंकि 500 ही हमारी क्या है एसपी है। ओके वेट नो 500 नहीं आएगा यहाँ पर, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 1.2x। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा 1.2x। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट 1.2x क्या है प्रॉफिट का अमाउंट। अब नेक्स्ट कमोडिटी है y, इसमें क्या कर रहे हैं 20% लॉस हो रहा है, तो 80% वापस ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0. लॉस का जो अमाउंट है वो कितना है 0.8 y। ओके, सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर्स आएंगे। तो इसका कैसे होगा 1.2x विल भी हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.2x विल बी इक्वल्स टू 500 और इससे क्या करेंगे x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सो x की वैल्यू कुछ आएगी 400 एंड समथिंग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 416 करके वैल्यू आएगी 416.6 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। और जब इस y को सॉल्व करेंगे 0.8 इज इक्वल्स टू 500 रख के करेंगे तो अगेन y की वैल्यू आएगी 625। ओके, अब ये क्या आई है ये x और y क्या निकले हैं सीपी निकले हैं। सो x कमोडिटी की जो सीपी थी वो 416 रुपए थी, तभी 20% प्रॉफिट हुआ है 500 में बेचने पर, और y कमोडिटी है उसकी जो सीपी थी वो 625 रुपीज है, तभी 20% लॉस के साथ उसको 500 रुपए में बेचा है। अब देखना है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या था, तो ओवरऑल रिजल्ट के लिए हम इनको ऐड करेंगे 0.614 एंड 10। अब इसके हिसाब से देखें तो हमने है ना हर कमोडिटी को 500 में बेचा है, दैट इज 1000। तो हमारे क्या हो गया 1000 हो गई टोटल एसपी, और यहाँ पे जो आ रही है वो क्या आ रही है सीपी क्या आ रही है 1041 रुपीज।
सो CP माइनस SP विल बी द प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट है, इसका मतलब 14.6 रुपीज का क्या, अरे 41.6 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये दोनों लॉस के हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस भी होंगे नहीं। और जबकि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग 4% गेन के साथ चले जाएंगे। ओके ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो आप खुद से सॉल्व करिएगा और अपने आंसर्स कमेंट में देने की ट्राई करना। देन लेट मी चेक कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर्स राइट है। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। So this is my comprehensive course on teaching aptitude, जो मैं everything about sociology प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ। So जिनको भी टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड डाउट्स हैं या उनकी तैयारी उनको लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है, they can join in my course for clear understanding of the concepts. ओके, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हैं और PYQ बेस्ड एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। हमारा कंटेंट मोस्टली PYQ के सराउंडेड ज्यादा रहता है। दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर की ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और मोर 100 and 200 से ज्यादा क्वेश्चंस यू विल हैव टू सॉल्व इन दिस टेस्ट सीरीज। सो जिनको लगता है कि नहीं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी बहुत अच्छा है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगा लगा कर, तो दे कैन ज्वाइन इन दिस कोर्स। और इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा कोड खुशी JRF यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। ओके, सो माय कोड इज खुशी JRF। Thank you for this session. See you in the next session.